बाद 1962 और आज के भारत का विश्लेषण। और अध्यक्षता आज के कार्यक्रम की करेंगे प्रोफेसर बीके कुटियाला जी, जो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और प्रस्तोता हमारे श्री प्रफुल्ल केटकर जी हैं, जो संपादक हैं ऑर्गेनाइजर पत्रिका के। हमारे बीच में अभी हमारे कई साथी उपस्थित हैं, जिसमें रोहतक नगर के कई प्रबुद्ध नागरिक भी हैं और हरियाणा से नहीं दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए, जैसे अभी राजस्थान पत्रिका से हमारे बीच श्री प्रदीप शेखावत जी भी हैं, व्यास जी भी ज्वाइन किए हुए हैं, और ईश्वर दत्त अग्गी जी जो हमारे संरक्षक हैं रोहतक नगर अध्ययन केंद्र के, प्रोफेसर ओपी अग्रवाल, प्रोफेसर वजीर नेहरा, अश्वनी डिंगड़ा, प्रदीप तिवारी जी जो पंचनद रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से हैं, जिनकी वजह से ही हमें ये सुविधा मिल रही है वेबएक्स की, और श्री अरुण मेहरा जी, प्रोफेसर राजीव कुमार, डीपी वार्ने जी, प्रोफेसर जयेश सिक्का, श्री राजेंद्र कुमार अवस्थी जी, श्री सोमनाथ शर्मा जी, महेश चुग, श्री नंदलाल गिरधर जी, सुभाष गोयल जी भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर कश्यप दुबे, डॉक्टर धीरेन्द्र, डॉक्टर संतोष तिवारी, वंदना जी, डॉक्टर नरेश दुआ, डॉक्टर के अग्निहोत्री, डॉक्टर दीपक छावड़ा और जगजीत सिंह जी हैं। हो सकता है और मैं नाम लेना भूल गया हूँ, अभी जो नज़र आ रहे थे मैंने नाम लिए हैं। ऋषि गोयल जी भी हैं। जो हमारे जो प्रस्तोता हैं वो जाने माने संपादक हैं। इनका 20 वर्ष से भी ज़्यादा का शोध, मीडिया और अकादमिक क्षेत्र का अनुभव है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, विशेष तौर पर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कई मुद्दों पर लेख लिखते रहते हैं। हाल ही में पंडित दीनदयाल जी पर छपे 15 वॉल्यूम्स में जो संपूर्ण कार्य की संपादकीय टीम के सदस्य भी रहे। ये जेएनयू कोर्ट और नेशनल बुक प्रमोशन काउंसिल के सदस्य भी हैं। कंपैरेटिव फिलॉसफी तथा कंपैरेटिव सिविलाइजेशन इनकी रुचि के क्षेत्र हैं। हमें भारतीयता और भारतीय नागरिकता पर कई प्लेटफॉर्म से इनके वक्तव्य सुनने को मिलते रहते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न के साथ न्यूज़ रीडर और ट्रांसलेटर का कार्य भी किया है। इन्होंने मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से और एमफिल जेएनयू से की है। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज न्यू दिल्ली में भी कार्य किया है। 2 पुस्तक इन्होंने लिखी हैं और 29 अकादमिक आर्टिकल्स इनके प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा इनके कई शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। ये कई देशों में भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं और राजनीति और विदेश नीति से जुड़े कई मुद्दों पर पैनलिस्ट कई न्यूज़ चैनल पर, जिसमें शामिल हैं डीडी न्यूज़, टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज़, आईवीएन, लोकमत, रिपब्लिक आदि। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति को आज हमें सुनने का मौका मिल रहा है। ये इनसे प्रार्थना करूंगा कि अपना विषय रखें, भारत चीन सीमा विवाद 1962 और आज के भारत का विश्लेषण। जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विषय रखें। बहुत सम्मान्य अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। कुटियाला जी भी इसमें जुड़ेंगे। सबको प्रणाम। कुछ लोगों से व्यक्तिगत परिचय पहले हुआ है, कुछ लोगों को केवल नाम से परिचित हूँ। आज मुझे जो विषय आपके सामने रखने के लिए कहा गया है कि 1962 और 2020 भारत चीन सीमा विवाद, और आज के संदर्भ में इस सीमा विवाद को
वैचारिक क्षेत्र में कुटियाला जी शायद जुड़ गए हैं। जी कुठियाला जी को प्रफुल्ल जी नमस्ते। नमस्कार। जी जी नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। हमारे साथ आज स्वदेश जी मैं वही देख रहा था, मैं आए हुए हैं। सतीश जी, मैंने देखा, मैंने कहा नाम जी तो नमस्कार। कुटियाला जी का दिख रहा है, चेहरा सतीश जी का दिख रहा है। उनको मैंने बताया तो वो फिर रुक गए। चलो हमारा सौभाग्य है। नमस्कार प्रफुल्ल जी। जी 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 भाई साहब, नमस्कार। ठीक है, जारी रखें। कुटियाला जी, मैं अभी ये करता हूँ, फिर अंत में थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, आपका भी अनुभव इसमें बड़ा है। मैं तो जो आप कहेंगे उसको रिट्रेट कर दूंगा। हाँ। ठीक है जी देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा जो समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई है, ये अभी केवल सीमा की लड़ाई नहीं है। सीमा केवल इसका एक एस्पेक्ट है, उस पर मैं प्रमुखता से चर्चा करूंगा वैचारिक स्पष्टता के लिए, लेकिन उसके सिवा भी ये लड़ाई बड़ी है। और क्योंकि हम सब लोग वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा वैचारिक दृष्टि से भी अलग से हमें समझना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। लगभग 2016 के आसपास की बात है। मुझे आमंत्रित किया गया था एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, आईडीसीपीसी कहते हैं उसको, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था। और उन्होंने मुझे उनके यहाँ पे हैनान इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड वॉच करके है, एक शंघाई यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, फिर एक हैनान इंस्टीट्यूट वहाँ की बड़ी इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट में वो पूरे विश्व के राजनीतिक जो परिदृश्य है उसका डेली बेसिस पर एक विश्लेषण करती है। इंस्टीट्यूट देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उनके पास हर क्षेत्र में हर दिन चलने वाली गतिविधियों के बारे में बिल्कुल अपडेटेड जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध थी। और वो हमेशा से उस जानकारी को डेली बेसिस पर कि कहाँ पे क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ पे अंदरूनी राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन से गुटों के बीच में क्या चल रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पे कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक नाम की चीज होती नहीं है। जो भी होता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी होता है। कहीं से इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखती है तो भी उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कहीं ना कहीं शेयर होता है। तो ये जो अंदरूनी स्थिति है चाइना के अंदर की, उसको बहुत बार हम ठीक से समझते नहीं हैं। तो वहां पे उन्होंने मुझे बोलने के लिए कि आप वहां मोदी फॉरेन पॉलिसी पर बोलिए। मैंने वहां पे एक प्रेजेंटेशन लेकर गया था। मुझे पता था चाइनीज कंपनी के भी लोग हैं और वहाँ की इंटेलिजेंस के भी है, पीएलए के भी कुछ लोग हैं, वहाँ के जो माओ की फैमिली से यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो भारत में बहुत वर्ष तक रहे, फिर इस्लामाबाद गए, हाई कमिश्नर थे। नाम है, तो वो ने मेरा करते हुए ऐसे को मोदी के ऐसे लोगों को तो बीजेपी भी पता होगा। आप में से बहुत कम लोगों को, आप लोगों ने आरएसएस सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सही में संगठन है, वैसे वहां पे आरएसएस है। जो पॉलिट ब्यूरो और गवर्नमेंट है वो बीजेपी है। और जैसे हमारे यहाँ पीपल्स डेली है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये निकलता है, वैसे वहां पे ऑर्गेनाइजर निकलता है, उसके ये संपादक है। ऐसा मेरा परिचय उन्होंने वहां पे करा के दिया। लेकिन मैंने उनको एक प्रश्न पूछा। मुझे हैरानी इसलिए क्योंकि माओ सेवाई के अंदर वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो
संघ के ऊपर 5 वॉल्यूम का वहां पे स्टडी चल रहा था, चाइनीज भाषा में चल रहा था। तो मैंने उनको ये पूछा कि भाई हम आज के पड़ोसी तो है नहीं, हम सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे बीच में अचानक से दीवार खड़ी रह गई। पूरी दुनिया ने भारत को जो समझा वो चीनी जो युआन सांग आया था या फायन आया था, उनके लेखन के द्वारा जो उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स लिखे, प्रवास के रूप में उन्होंने अपनी जो डायरीज लिख के रखी, उसके बारे में भारत की जानकारी सबको मिली। नालंदा तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे, बल्कि एक चाइनीज यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका एक वाक्य था कि 2000 भारत पर राज किया बिना एक सैनिक के, बिना एक खून का कतरा बहाए। तो मैंने उनको ये याद दिला और मैंने कहा कि ऐसा क्या। तो पहले उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहे थे कि तो ये तो ऑर्गेनाइजर का संपादक है, ये तो चीन को, कम्युनिस्ट पार्टी को गालियां देने के लिए यहाँ पे आए होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता केवल पुरानी सभ्यताओं में अभी 2 ही जीवित सभ्यता है, और हमारे पुराने संबंध रहे, सांस्कृतिक रहे, शिक्षा के रहे। जीवका नाम के पहले बुद्ध एक महंत हो गए, जो वहां पे जाकर पहला पैंडेमिक एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना का ये चल रहा है, तो वैसा महामारी का समय जब चाइना में आया था, तो यहाँ से बुद्धिस्ट मॉन्क गए थे जीवका, उनकी वहां पे अभी भी बहुत उनका सम्मान होता है। तो ऐसा क्या हो गया, तो वो हक्का बक्का रह गए, उनको ये प्रश्न ही समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके लिए इतिहास जो शुरू होता है 1921 के बाद, या ज्यादातर 1949 के बाद। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई इसलिए, और 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई इसलिए। तो एक तरह से इतिहास का जो हम बहुत बार हमको लगता है कि हमने एक इतिहास की दृष्टि खो दी है, चीन में वो उससे भी खराब हो गई है। तो उसका उदाहरण मुझे मिला। तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए। तो मैंने कहा जिस दिन नालंदा नष्ट हुआ, तक्षशिला जल गया, उस दिन से भारत और चीन की सभ्यताओं के संबंध जो है वो कट गए। और मैंने उनको आगे जाकर ये कहा कि जिन्होंने इसको जलाया, उसी मानसिकता को आज भी आप समर्थन कर रहे हो, इसका दुख होता है। फिर मैंने उनको कहा कि ये बताइए कि इतने हम पड़ोसी रहे, सभ्यताओं के आदान प्रदान रहे, लेकिन फिर भी हमारे बीच में युद्ध नहीं हुई उस समय, अब क्यों युद्ध होते हैं? तो फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा क्योंकि आप कन्फ्यूशियनिज्म था, ताओइज्म था, बुद्धिज्म था, तिब्बतन बुद्धिज्म था, बहुत सारे आपके यहाँ पे भी संप्रदाय थे, हमारे यहाँ पे भी संप्रदाय थे, लेकिन ये सब एक साथ रह सकते हैं, ये दोनों हमारी सभ्यताओं को स्वीकार था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, आप अभी पंचनद का भी आपका ये है, वो आपकी सिविलाइजेशन ने भी माना और इंडिक सिविलाइजेशन ने भी माना, और इसलिए हमारे बीच में किसका सत्य ये अंतिम है, इसको लेकर लड़ाई नहीं हुई। जब से पश्चिम की विचारधाराएं आई और पश्चिम की संस्कृति आई, तब से हमारे बीच में दीवार खड़ी हो गई। पहले इस्लाम के रूप में आई और फिर ब्रिटिश या क्रिश्चियनिटी के रूप में आई, और अभी इसमें सबसे बड़ी दीवार जो बनी हुई है वो कम्युनिज्म की बनी हुई है, क्योंकि आप आपकी सभ्यता को भूल गए हो। मेरा साफ मानना है कि कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन के बीच में डायलॉग हमेशा हो सकता है, भले ही कम्युनिस्ट चाइना और डेमोक्रेटिक इंडिया इसके बीच में कोई ना कोई तनाव रहे, लेकिन कन्फ्यूशियस चाइना जो है उसके साथ डायलॉग हो सकता है। अब मैं ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम भी बहुत बार ये दृष्टि खो देते हैं कि हमें चीन को देखना कैसे चाहिए। चीन के साथ जो सीमा का सारा विवाद है वो ब्रिटिशों की देन है। 1602 में पहला बोर वॉर हुआ और उसके बाद चीन ने एक तरह से अपने आप को सिकुड़ लिया। जो मिडिल किंगडम था उसने अपने आप को सिकुड़ लिया। चीन में जो नेशनलिस्ट सारा जो डेवलपमेंट हुआ वो भी एक तरीके से चांग काई शेक समय तक ये बेसिकली
डिफेंसिव मोड में था, उसके अगेंस्ट जो क्रांति हुई उसका फायदा वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया और अंततः 1949 में सीसीपी या सीपीसी जिसको कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सत्ता वहां पे आई माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में। चाइना हो गया, चाइना ने एक विस्तारवादी नीति अपनाई, चाइना ने जो टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं थे उनको भी क्लेम करना शुरू किया। यह लड़ाई दरअसल चाइना और भारत के 1924 में एक एग्रीमेंट हुआ था, 1919 में एक एग्रीमेंट हुआ था, 1914 में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये सारे एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडिया के और तिब्बत के बीच में हुए थे और तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन का दर्जा हमेशा से ब्रिटेन ने भी दिया, हमने भी माना तिब्बत। उसको चीन ने, क्योंकि चीन को सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि चीन को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मैरीटाइम रूट को लेकर साउथ में अफ्रीका और यूरोप को जाने के लिए नहीं है। नीचे ताइवान है, ताइवान के साथ उसके संबंध खराब है, साउथ चाइना सी से घूमकर आना पड़ता है, वहां वियतनाम और फिलीपाइंस के साथ संबंध खराब है, ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ संबंध खराब है और वो वैसे भी बहुत लंबा रूट पड़ता है। तो आपको इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना है, ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, तो मैरीटाइम रूट्स ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। वो चीन को एक्सेस है नहीं, इसलिए कम्युनिस्ट चाइना ने फिर नॉर्दर्न रूट्स को पकड़ा, जो पुराना सिल्क रूट कहा जाता था, उसको रिवाइव करने के लिए चाइना के लिए मैंडेटरी हो गया कि चाइना तिब्बत को क्लेम करे। तिब्बत को क्लेम करते ही चाइना हमारे बॉर्डर पर आ गया। तब तक चाइना की सीधी बॉर्डर हमसे नहीं थी, सेंट्रल एशिया से, इवन पुराने जो सारे चीनी स्कॉलर्स जो आए थे वो भी सेंट्रल एशिया से घूमकर हिमालय को पार करके आए थे। तो इसलिए उनके लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक्सेस ये क्रिटिकल हो जाता है, पर का एक्सेस ये क्रिटिकल हो जाता है और इसके लिए सारी रणनीति माओ ने बनाना शुरू किया। और एक तरफ 1954 में चाओ एन लाय के साथ पंडित नेहरू का एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के तहत तिब्बत को एक तरह से चीन का हिस्सा हमने एक तरह से स्वीकार कर लिया, क्योंकि तिब्बत का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसमें था नहीं। लेकिन विद इन 5 years नेहरू को यह ध्यान में आया कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। उस समय कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे नेताओं ने ये बताया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में सचेत किया था। उन्होंने तो ये कहा था कि यदि इतना आपको चीन पर विश्वास है तो चीन तिब्बत में रहने वाले बुद्धिस्ट और चीन में रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों के साथ ठीक से व्यवहार क्यों नहीं करता, इसके बारे में सोचिए। आप पंचशील की बात कर रहे हो, पंचशील और कम्युनिज्म साथ में जा सकता है क्या? ये वाक्य थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, राज्यसभा में भाषण है उनका। तो लेकिन दुर्भाग्य से उस समय पंडित नेहरू ने ध्यान नहीं दिया। 1959 में उन्होंने दलाई लामा को जब भारत में शरण दी, उसके बाद ये संकट और गहरा हो गया और उसके बाद चीन ने केवल तिब्बत पर नहीं, तिब्बत का जो वो साउथ तिब्बत कहते हैं, मतलब हमारे लद्दाख का हिस्सा, वो अक्साई चीन और अरुणाचल का तवांग, इन सारे रीजन्स पर भी क्लेम करना शुरू किया। अब इसके कारण चीन को फायदा क्या हुआ? तो चीन को बिना बहुत मेहनत किए एक्सेस मिल गया काराकोरम हाईवे का, जो एक तरफ से पाकिस्तान ने कब्जे में लिया था। ये कोल्ड वॉर की बड़ी राजनीति है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरा हालांकि फेवरेट सब्जेक्ट है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उसमें। और उसके कारण ये जो सारा आज गलवान घाटी का आप सारा डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि 1962 में भी जस्ट बिफोर 1962 वॉर गलवान घाटी में इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था। ये सारा युद्ध हुआ था नवंबर दिसंबर के आसपास। उस समय भी जुलाई अगस्त में इसी तरह का घटनाक्रम होकर गलवान घाटी में एक तरह से तनाव बढ़ा था।
तो मैकमोहन लाइन जो तिब्बत को भारत से भारत तिब्बत सीमा को निश्चित करती है, वो चीन ने कभी भी स्वीकार नहीं की। हमने भी उसको एक तरीके से फ्रोजन कर दिया। अक्साई चीन जो टेक्निकली आज भी हमारे मैप में हम दिखाते हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा चीन के पास है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, और बाकी गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पाक जम्मू कश्मीर में एक हिस्सा जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है वो है, दूसरा मीरपुर मुजफ्फराबाद का है जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली उसका सारा जिसको हम कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक सेटअप है। अब इस जियो स्ट्रेटेजिक सेटअप में एक दो तीन जो बड़े ब्लंडर्स थे 1962 के, जिनमें अभी बहुत बड़ा अंतर आया है, उनको ठीक से हमें समझना होगा। पहली बात तो ये थी कि 1962 में मिलिटरीली वी वर नेवर प्रिपेयर्ड। हमने एक डिसीजन तो ले लिया दलाई लामा को एक तरीके से भारत में आश्रय देने का, लेकिन उसका फॉलोअप क्या होगा और उसके लिए मिलिटरीली हमें किस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। हम ना अमेरिका के साथ पूरी तरह से जाने को तैयार थे, ना रशिया के साथ। हालांकि अमेरिका उस समय बहुत ज्यादा इसमें था कि भारत यदि साथ में आता है तो हम पूरी तरह से एटलीस्ट एयरफोर्स को लेकर एक सपोर्ट देंगे, लेकिन मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को हमने पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। दूसरा जो बड़ा ब्लंडर था कि इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द ओल्ड एग्रीमेंट्स एंड स्टैंडिंग बाय इट, हमने नए तरीके से एट एनी कॉस्ट चीन के साथ दोस्ती करनी ही है और कम्युनिस्ट चीन के साथ दोस्ती करनी है। उसमें आइडियोलॉजिकल ओवरटोन था, वो सिविलाइजेशनल नहीं था, वो आइडियोलॉजिकल ओवरटोन था। नेहरू का ये कन्विक्शन था कि कम्युनिस्ट चाइना इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, और इस कारण से हमने हमारे ट्रेडिशनल क्लेम्स जो थे तिब्बत बॉर्डर तक के, वो एक तरीके से लूज कर दिए। तीसरा जो बड़ा ब्लंडर था इस सारे इसमें, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी को लेकर था। इसके बारे में कभी मौका मिला तो मैं मैप्स को लेकर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उस समय कम से कम 3 ऐसे कम्युनिकेशंस उपलब्ध है जिसमें यह कहा गया था कि हमारी एग्जैक्ट क्लेम्ड पोजीशंस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री को मैप्स प्रोवाइड करे कि हमारे एक्चुअल टेरिटोरियल क्लेम्स और हमारी जो बॉर्डर पर चौकियां बनी हुई हैं वो कहां तक है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मूवमेंट तक युद्ध में पूरा एक तरीके से हम हारे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ निश्चित रूप से, क्योंकि चीन को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चीन अपना नुकसान कभी बताता नहीं है। उस टेरिटोरियल क्लेम हमने छोड़ दिए। तिब्बत का जो बॉर्डर है, अरुणाचल की सीमा है, उसको हमने बचा लिया, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा चीन का कायम रहा। तो हमने केवल डिफेंस फोर्सेस को अपने ये मैप्स अवेलेबल ना होने की वजह से हमने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहां पे हमारी कमजोर। ये ब्लंडर्स मैं जब भी पिछले कम से कम 15-16 वर्षों में मैं लगभग हर वर्ष 1 या 2 बार चीन में गया हूँ। इवन डोकलाम जब हुआ था उस समय भी मैं चीन में गया था। मुझे ये उनके चाहे थिंक टैंक्स हो, चाहे पीएलए के ऑफिशियल्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले लोग हो, रिसर्चर्स हो, साउथ एशिया पर और भारत पाकिस्तान पर काम करने वाले, वो हमेशा 1962 को अंडरप्ले करते हैं। वहां के परसेप्शन में 1962 वाज अ चाइनीज फेल्यूर। हमने वो उनका कहना है कि हमने बल्कि युद्ध जीता, लेकिन फिर भी हमने हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन खोई है। तो वहां के लोग, जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक साइकी में, 1962 ये बड़ा इशू नहीं है। 1962 हमारे लिए बड़ा ब्लो था, और वो इतना बड़ा ब्लो था कि 1987 तक लगभग हमने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक अपने जो संबंध थे, डिप्लोमेटिक संबंध थे, वो पूरी तरह से कट ऑफ कर लिए। इस बीच में और एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है,
वो कम समय के लिए हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट हुआ था, अगेन गलवान घाटी पे आसपास हुआ था। और उस समय हमने चीन को बड़ी करारी शिकस्त दी थी, अप्रैल 1967 में हुआ था। तो वहां पे हमने ये रिक्लेम कर लिया। अब ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसलिए पोचोंग लेक के पास और गलवान के पास का ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेरेन जो है ये हायर पोजीशन पे, यहां से काराकोरम हाईवे सामने जाते हुए दिखता है, और कुछ भी मिलिट्री एक्सचेंज यदि पाकिस्तान और चीन के बीच में हो रहा है तो हम उस पर वॉच रख सकते हैं। अब उसमें 1987 के बाद और खास करके पिछले 6 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं उसकी चर्चा यदि करता बैठूंगा तो शायद उसके लिए और अलग से मुझे सत्र लेना पड़ेगा। लेकिन 1987 में पहली बार राजीव गांधी ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। फिर 1999 में अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक नया हाथ बढ़ाया। जॉर्ज फर्नांडिस पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एनिमी, द बिगेस्ट एनिमी चाइना। इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस भी वहां पे बहुत याद किए जाते हैं। लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिकली वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि 93 से जो प्रोसेस शुरू हुई थी उसमें एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट जो 2005 में फिर से रिन्यू हुआ, 95 में जो हुआ था, उसके कारण हमने एक तय कर लिया कि इस बॉर्डर पर हम कोई लड़ाई मतलब गोली नहीं चलेगी। इसीलिए अभी हम देखते हैं कि गलवान घाटी में भी जो हुआ तो उसमें ये हुआ कि हाथापाई हुई, डंडों से मारा गया, खाई में फेंका गया, सब तरीके से ये हुए, लेकिन गोलियां नहीं चली। उसका कारण वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, जिस दिन वहां पे गोलियां चल जाएगी वो कभी भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, ये दोनों इनको डर है। इसलिए मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल डायलॉग ये उसका एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ और उसके बाद अभी तक वो हमने उसका पालन किया है। लेकिन 2014 के बाद, खास करके 2016 के बाद यदि हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि इस बॉर्डर में आया है। वो डेवलपमेंट क्या आया है? तो सबसे पहले हमारा एक आप लोगों ने भी अभी वो वीडियो देखा होगा कि 2013 में ए.के. एंटनी जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बॉर्डर को लेकर हमारी मानसिकता क्या है। उस मानसिकता को हमें ठीक से समझना चाहिए। 1962 से अभी तक हमारी ये मानसिकता रही कि बॉर्डर यदि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप हो जाता है तो उसके कारण चीन को एडवांटेज मिलेगा, चीन के सेना अंदर घुस आएगी, और ऑफिशियली बहुत बार ये हमने पोजीशन भी ली। तो उससे क्या हुआ कि हमने बॉर्डर के एरियाज को, और केवल वो लद्दाख रीजन में नहीं है, वो उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड की पूरी चाइना से जुड़ी हुई जो बॉर्डर है उसको हमने इतना अनदेखा कर दिया कि वहां के गांव खाली हो गए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बॉर्डर जो है वो केवल सेना के कारण उसकी रक्षा नहीं होती है। जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो उस गांव में रहने वाले लोग और उनका उस गांव के प्रति एक आस्था जुड़ाव वो होता है। वो अनफॉर्चुनेटली हमने वो ग्राउंड बहुत हल्के में लिया, उसको हमने खो दिया, और उसके कारण क्या हुआ कि हमने पूरी तरह से इस आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी प्रस्ताव इस संबंध में आया था कि बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल इनिशिएटिव या एफर्ट्स लिए जाए। वो इसी दृष्टि से था कि वहां पे तो उसको लेकर अभी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग 60,000 किलोमीटर्स का
रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें 51,000 मीटर के ब्रिजेस है, ठीक है। और 60 इयर्स का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पैन था, उसमें हमने लगभग 1990 के दशक के अंत तक लगभग इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और उसमें बहुत ज्यादा हमने कुछ प्रयास भी नहीं किए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। लेकिन 2015 में इसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया। क्या शिफ्ट आया? सबसे पहला हुआ कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2015 में एमओडी को शिफ्ट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका कमांड एंड कंट्रोल सीधा सीधा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया। उससे पहले यह था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसीजन तो एमओडी लेता था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो हाईवेज एंड रोड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है और वो करता था। उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं था, बजट का बेटर मैनेजमेंट नहीं था और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। उसको एक बहुत अकाउंटेबल सिस्टम के रूप में डेवलप कर दिया। फिर एडीजी हेडक्वार्टर ईस्ट एंड एडीजी हेडक्वार्टर वेस्ट, जिसका एक हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, इनको इसके टेक्निकल डिसीजंस के लिए, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो चाहे सारे डिसीजंस हो, इसको लेकर पूरी तरह से पावर्स जो है वो डेलीगेट कर दिया। फिर ईपीसी मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोजेक्ट्स ओवर 100 करोड़, तो ऑप्टिमम मिक्स जो है एग्जीक्यूटिव वर्क्स का वो डिपार्टमेंटल वर्क हो गया और उस डिपार्टमेंट को उस 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को सीधा आगे लेकर जाने के लिए बजटरी एक ऑटोनॉमी मिल गई। फिर जो इक्विपमेंट को लेकर जो क्राइटेरिया था उसको भी भारत के कंपनियों को उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसलिए थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया। वर्क चार्ज सिस्टम जो है उसको भी रिमूव कर दिया गया। पे और अलाउंसेस को रोड कंस्ट्रक्शन के काम से पूरी तरह से डीलिंग कर दिया, इसलिए वो प्रेडिक्टेबल और कॉम्पिटिटिव हो गया। और एक बेटर कोऑर्डिनेशन आर्मी एमओ डायरेक्टोरेट और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इन दोनों के बीच में बिठाने के लिए नोडल अथॉरिटी क्रिएट की गई। और इसलिए जो फंड यूटिलाइजेशन लगभग जो 4,000 करोड़ का स्टैग्नेटेड था, वो एक स्टैगर्ड मैनर में। जी हेलो, जी आवाज ठीक है मेरी? बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? जी भाई साहब, आवाज ठीक आ रही है आपकी? आपकी ठीक आ रही है आवाज? बिल्कुल ठीक है सर। बीच में कुछ डिस्टरबेंस है किसी, मुझे लगा कोई एक साथी ने माइक ऑन कर लिया था। तो स्टैगर्ड मैनर में क्यों ना हो, लेकिन ये जो मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पिछला बचा हुआ बजटरी रिक्वायरमेंट भी रिलीज करने का काम शुरू हो गया और इसलिए न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। और अब ये प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 6 बड़े टनल्स के और ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स है और उसके साथ साथ 66 जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स है। और इसके कारण ये हुआ कि हमको सीधा सीधा अब काराकोरम हाईवे के बिल्कुल कोने तक, जहां पे अभी हम पेट्रोलिंग करते हैं, उस एरिया तक हमें फुल एक्सेस जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस को भी मिला, हमारे जो ट्रैफिक है, डिप्लॉयमेंट है, ट्रक्स है, उनको जाने तक का भी रोड का एक्सेस मिला। हमारे जब वहां तक पहुंचने लगे तब चीन के लिए ये एक बड़ा शॉक था कि ये इतने जल्दी कैसे हो गया और चीन इसका एक मौका ढूंढ रहा था। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा हम शिफ्ट होते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि इंटरनली चीन में इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। बहुत लोग ये कहते हैं कि चीन ने अभी ये क्यों किया, किस तरीके से ये हुआ, क्योंकि हमने जो हमारी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के तहत जो
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके परसेप्शन में भले ही डिफरेंसेस हो, लेकिन हम एक लिमिट तक पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, वो एक लिमिट तक पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, ये दोनों तरफ से एक्सेप्टेड है। कभी वो कहते हैं कि आप हमारे एरिया में आ गए, हम कहते हैं आप हमारे एरिया में आ गए हो, लेकिन जहां तक वो एक्सेप्ट करते हैं वहां तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने कोई भी पीएसी के लाइन का उल्लंघन नहीं किया। चीन ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया। अब ये क्यों किया चीन ने, में एक्चुअल क्या हुआ? 6 तारीख को तो इस पर डिसीजन हो गया था। जो आर्मी लेवल की जो मीटिंग होती है वो हो गई थी। 6 से 15 के बीच ऐसा क्या हो गया कि चीन इतना एग्रेसिव हो गया? तो इसमें हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए कि कम्युनिस्ट चाइना जो है उसकी इंट्रा पार्टी राइवलरी जो है, चाहे पीएलए के अंदर हो, पीएलए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो हो, या पॉलिट ब्यूरो के अंदर जो ग्रुपिज्म है उसको लेकर हो। एक जो जनरल सन करके जो थे 6 जून को जो इस सारे डायलॉग प्रोसेस में जिन्होंने लीड किया था, उनको सडनली निकाल दिया गया 9 तारीख को। ऐसा माना जाता है कि जनरल सन जो है वो पहले के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता रहे जियांग जेमिन, उनके करीबी थे, और उनके करीबी होने के कारण जो शी जिनपिंग है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा, और जो आगे आने वाले समय के लिए शायद एक लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रयासरत है, तो वो उनका पूरी तरह से इनके ऊपर विश्वास नहीं था, और उन्होंने उन रिमूव कर दिया। पीएलए इस बारे में बड़ी कॉशियस थी कि पड़ रहा है है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है उसको लेकर फिलीपाइंस, वियतनाम, मलेशिया अलायंस बन गया है, और ऐसे में सब फ्रंट्स पर ये खुलना ये अच्छा नहीं होगा, ये पीएलए का एक तरीके से मानना था। लेकिन शी जिनपिंग बहुत एम्बिशियस लीडर है। शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी डिक्टेटर होता है, वो जिस तरीके का उसका बिहेवियर होता है, वो अपनी इंटरनल पोजीशन स्ट्रांग रखने के लिए जो सारे प्रयास करने होते हैं, वो माओ ने जैसे किया था, डेंग जियाओपिंग ने जैसे किया था। माओ ने 1969 कल्चरल पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 मिलियन लोगों को कल्चरल नाम पर खत्म कर दिया था। अध्यक्ष थे 1989 में, तो वहां पे जो तियाननमेन स्क्वायर का क्राइसिस था, स्टूडेंट उसको कुचल दिया गया था। अब ये के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से और सामान्य लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जाने लगे थे, वुहान में ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40,000 लोग जो है जिनके बारे में उनके पता नहीं है उनका क्या हुआ। बहुत सारे फोन जो है जिनके नंबर्स एलोकेट हुए थे, लेकिन वो लोग अभी ट्रेसेबल नहीं है, और वो नंबर्स का भी क्या हुआ किसी को पता नहीं है। ऑफिशियली जो 23,000 का आंकड़ा दिया था चाइना ने कि 23,000 लोग मरे हैं, वो एक्चुअल बाद में उन्होंने 46,000 किया। अमेरिकन एजेंसीज का कहना है कि वो 90,000 से ऊपर का आंकड़ा है, लेकिन एक्चुअल इन्फेक्शन जो रेट है वो 4 लाख से ऊपर है। ये इन्फेक्शन बीजिंग और शंघाई में पहुंचने तक इसका स्वरूप और बहुत भयंकर हो गया, और चाइनीज जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पॉलिट ब्यूरो का बहुत सारा फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी ना किसी पार्टनरशिप के रूप में बिजनेसेस में लगा है।
ऐसे लोगों ने भी उनको क्वेश्चन करना शुरू किया। पिछले 2 सप्ताह में केवल हम देखें तो हमें ध्यान में आता है कि 5 ऐसे प्रमुख व्यक्ति है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हैं या इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक सर्कल में काम करने वाले, जो सडनली आइदर गायब हुए हैं या उनको जेल में उनको बेदखल किया गया है। तो ये सारा ट्रेंड दिखाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को लेकर एक असंतोष जो बढ़ रहा है उसको डाइवर्ट करना है तो एक्सटर्नल टेंशन बढ़ाए रखो। और सडनली एक जनरल को लाया गया विद इन 24 आवर्स टाइम गलवान घाटी में, जहां पे पेट्रोलिंग की से केवल परमिशन थी, वहां पे चाइनीज आर्मी ने एक टेंट लगाने की कोशिश की। भारत की जो फॉरवर्ड पेट्रोलिंग पार्टी थी उन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन रेज किया। इस पर आर्ग्यूमेंट चले और उस आर्ग्यूमेंट को आगे जाकर हाथापाई में ये आई, जिसमें कर्नल सुरेश बाबू को लेकर 20 लोगों की वो हुतात्मा हुए। लेकिन मीनवाइल उन्होंने अपने जो बेस कैंप है उसको इन्फॉर्म किया हुआ था, पीछे से उनको मदद भी पहुंची और उसके कारण ये हुआ कि तुरंत भारत के सैनिक भी वहां पे पहुंचे। जो चाइना में ऑफिशियल आंकड़ा है जो बाकी घूम रहा है वो कोई कहता है 35 का, 36 का, 43 का, लेकिन ऑफिशियली चाइना में जो वहां की सोशल मीडिया में घूमने वाला, जो चाइनीज में घूमने वाला आंकड़ा है वो इंजर्ड प्लस डेड ऐसा मिलाकर 108 का आंकड़ा है। तो इसका मतलब भारत ने बहुत बड़ा रिटेलिएटरी एक तरीके हमने हमारी पूरी एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड को पहली बार एक्टिवेट किया। तो एक तरफ हमने ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर किया, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, रशिया को हमने न्यूट्रल पोजीशन में रहे, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का इसमें सपोर्ट मिला, हमारे डिप्लोमेटिक। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें इजराइल को लेकर हमने हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको सुनिश्चित कर लिया है। तो हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस 1962 के मुकाबले बहुत बदला गया है। 1962 के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस जो है वो कंप्लीटली बदल गया है। और सबसे बड़ा है पॉलिटिकल विल। हमारा पॉलिटिकल अप्रोच पूरी तरह से अब चाइना को डील करने के लिए बदल गया है। अब मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये सारा चेंज आने के बाद भी लड़ाई बड़ी है। एक लड़ाई जो हम लड़ ही रहे हैं जो इकोनॉमिक लेवल पर है। पहली बार हमने ये पोजीशन ली है, चाइनीज कुछ जर्नलिस्ट को हमने पिछले 2-3 दिन में बेदखल कर दिया है, चाइनीज एप्स को हमने बंद कर दिया है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सारे चाइना के जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स भारत में जो आए हुए थे उस पर हमने रोक लगा दी है। लेकिन ये जो बेलिजरेंट चाइना है इसका ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी में है और इसलिए बैटल जो है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म जो कम्युनिज्म के नाम पर बेचा जा रहा है उसके साथ हमारी लड़ाई है। और इसीलिए ये लड़ाई इंटेलेक्चुअली आप प्लीज, आपसे निवेदन है बीच में कोई भी अपना स्पीकर ऑन ना करे, पूरा लिंक इसमें टूट जाता है। अश्विनी जी काइंडली, आपको बार बार मैं लिख भी रहा हूं, अपना माइक ऑन मत करा करें, धन्यवाद। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो सही में लड़ाई है वो अभी 2 स्पेस में है। एक जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीजें हो रही है वो बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज उसकी लड़ाई में लड़ी रहे हैं। पूरा वर्ल्ड उसके साथ अभी हुआई को लेकर, जैसे ब्रिटेन ने ऑलरेडी कॉल ले लिया है, यूएस ने कॉल ले लिया है, मेरी जहां तक जानकारी है फ्रांस और इटली ने भी लगभग ये निर्णय कर लिया है कि चाइनीज कंपनी के 5G नेटवर्क को किसी भी टेस्टिंग के लिए हम इनवाइट नहीं करेंगे। भारत शायद आने वाले समय में इसको लेकर कॉल ले ले। तो ये जो लड़ाई है ये एक साइबर स्पेस में है और दूसरी जो है वो इंटेलेक्चुअल स्पेस में है। हमने देखा होगा पिछले कुछ समय में भारत ने
इस सारे क्राइसिस को ही इंटरनेशनली, टेक्निकली, बॉर्डर मैनेजमेंट में, मिलिटरीली बहुत ही इफेक्टिव मैनर में काउंटर किया। लेकिन फिर भी हमारा यदि डोमेस्टिक हम नैरेटिव देखें, जिस दिन तक प्रधानमंत्री स्वयं लद्दाख नहीं पहुंचे थे उस दिन तक का खास करके ये दिखता है कि एक इंटेलेक्चुअल सर्कल भारत में चीन का नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, जैसे मानो भारत डिफेंसिव पर आ गया हो। हालांकि चीन डिफेंसिव पर था, लेकिन क्योंकि चीन ने इस इंटेलेक्चुअल या जिसको हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन डिप्लोमेसी में बहुत सालों में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैं भी ट्रैक 2 में और 1.5 में बहुत सारे इसमें हिस्सा रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि दे यूज वुमेन, वाइन एंड मनी टू इन्फ्लुएंस द डेलीगेशंस टू टेक डिसीजंस। और बाकी जैसे अभी सारे राजीव गांधी फाउंडेशन और सारी अलग अलग मंचों से जो भारत में उन्होंने पैसा लाया और बहुत लोगों को अपने फेवर में बोलने के लिए इन्फ्लुएंस करने का काम किया। यदि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का हम ऑफिशियल रिपोर्ट यदि देखते हैं तो $16 बिलियन पिछले 4 वर्षों में केवल अमेरिका के मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने खर्च किया है। ये यूएस का ऑफिशियल जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दिया हुआ आंकड़ा है। भारत में भारत चीन दोस्ती के नाम पर, फ्रेंडशिप एसोसिएशंस के नाम पर, चाइनीज एम्बेसी के साथ एक एमओयू के नाम पर बहुत सारे फाइनेंशियल रूट्स चाइना ने भारत में भी इसी तरह से इंटेलेक्चुअल इसमें खोल दिया है। तो इस कारण से एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है सो कॉल्ड चाइना एक्सपर्ट है, लेकिन वो चाइना के बारे भारत की दृष्टि से नहीं, दृष्टि से ऐसे जेएनयू रहता है कि जेएनयू में बैठे हुए थे, चाइनीज स्टडीज के नाम पर जो इंस्टीट्यूशंस बन रही थी उसमें भी बैठे हुए थे, उन पर भी बहुत बड़ी लगाम लगी है, क्योंकि वो आने वाले पैसों के रूट जो है वो उनके उस पर पिछले कुछ समय से थोड़ा सा ये कसा गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चीन के साथ जो लड़ाई है वो क्योंकि वहां की सीसीपी का हम ज्यादातर मानकर चलते हैं कि वहां के लोगों पर फुल कंट्रोल है इसलिए कुछ नहीं होता, वास्तविकता ऐसी नहीं है। वहां पर इतने वर्ष होने के बाद भी, लगभग कम्युनिस्ट पार्टी के 70 वर्ष का शासन होने के बाद भी, चाइनीज सोसाइटी जो है, भारत का जैसे समाज है जिसमें थोड़ा सा कुरेदने के बाद उसकी भारतीयता, उसका हिंदूनेस किसी न किसी तरीके से निकल कर आता है। कम्युनिस्ट पार्टी का ये रूल रहने के बाद भी चीनी समाज में जो उसकी प्राचीन सभ्यता को लेकर, भारत को लेकर आज भी लैंड ऑफ बुद्धा के नाम पर एक बहुत बड़ा आस्था का विषय है। अनफॉर्चुनेटली चीन के अंदर हम हमारी ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बना सके कि जो भारत के बारे में बोले, जो भारत के बारे में उनकी आस्थाएं है उनको एड्रेस कर सके। पिछले 3 वर्षों में हमने सरकारी माध्यमों से प्रयास करके 3 वहां पे योगा सेंटर शुरू किए हैं। इतना बड़ा रिस्पॉन्स है उसको, हरिद्वार से हर बार जाते हैं और योग विषय को लेकर वहां पे शिक्षण देने का काम करते हैं। लेकिन वहां पे हुआ क्या है, आज चाइनीज सोसाइटी एक क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रही है। उनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर विश्वास नहीं है, वो डर के मारे बोलते नहीं है लेकिन विश्वास नहीं है। अभी सोशल मीडिया में कुछ कुछ बोलने लगे हैं। ग्रोथ हुई, उन्हें एक साल के रहा स्ट्रक्चर रखने के लिए उनको लगातार एक जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो एक साइकिल होता है उसके अनुसार उनको इन्वेस्टमेंट करते रहना जरूरी है। वो कभी भी गिर सकता है, उसमें सिर्फ कोई ना कोई पंक्चर लगाने की जरूरत है। एक पंक्चर लग सकता है और उसमें भारत बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। वो पंक्चर बनाने की प्रक्रिया में जो शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जिसका एक हिस्सा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर भी कहा जाता है, तो वो हिस्सा है। उसमें कहीं पे भी
एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। ये चीन की एक बड़ी आपत्ति है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आगे यूरोप में जाने तक का सारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है चीन का वो फेल हो। दूसरा, 2021 तक शामिल करने का एक कमिटमेंट जब प्रेसिडेंसी का किया था चीन ने, तब उन्होंने ये कमिटमेंट दिया था, वो भी ताइवान का यूनिफिकेशन होते हुए नहीं दिख रहा है। और हांगकांग में पूरी तरह से चाइनीज लॉ लागू करने की जो बात शुरू हुई थी उसका भी रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ऑल ओवर फेल्यूर जो है वो उसका एक कहीं ना कहीं चाइनीज सोसाइटी में रिएक्शन जरूर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी है। लेकिन इससे बड़ा जो वैक्यूम है वो वैक्यूम जो है वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल है। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमारी चाइनीज जो सोसाइटी है वो हमारी समाज की तरह ही एक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि रही है। बुद्धिज्म का तो इन्फ्लुएंस रही है, उसके सिवा कन्फ्यूशियन और ताओइज्म का रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी उसको रिप्लेस नहीं कर पाई। कम्युनिस्ट पार्टी के जो आदर्श समानता के थे या थे नहीं हो पाए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तो बड़े होते गए, लेकिन जो अलग अलग प्रदेशों में चीन के जो विषमताएं है वो बढ़ गई। जो लेबर कैंप्स है वो वैसे ही रहे। चीन का जो इंटरनल जो रूरल एरियाज है जिसको चीन कभी दिखाता नहीं है, वहां की स्थितियां बहुत खराब है। तो ऐसी स्थिति में चीन आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली वो चीन के लोगों को नहीं देख, और एक स्पिरिचुअल वैक्यूम क्रिएट हुआ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अंदर की सिचुएशन देखकर कह रहा हूं, चीन में इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी ने उठाया है तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने उठाया, अमेरिकन फंडेड मिशनरीज ने उठाया है। पिछले केवल 4 महीने में 23,000 चर्चेस गिराए गए हैं। और इसका कारण यह है कि लोग कोई ना कोई एक आधार ढूंढते, एक भावनिक, एक आध्यात्मिक आधार ढूंढते हैं। और ऐसे में मिशनरीज, वहां पे 2 ही ऑर्गेनाइज ग्रुप आज काम कर रहे हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म का ग्रुप है, क्योंकि वो चीनी लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं भाषा और समान रूप से दिखने के कारण। और दूसरा चीनी लेकिन जो बाहर रह रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से क्रिश्चियन नाम ले लिए, क्रिश्चियन बन गए वहां जाकर, और वो मिशनरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में उनके साथ वो 1-2 किसी मिशनरीज को लेकर आते हैं और उनके द्वारा घर घर में चर्चेस चलते हैं वहां के रूरल एरियाज में। अनफॉर्चुनेटली भारत की चीन के साथ सभ्य एक्सप्लॉयटेशन या कल्चरल हम कह लेकर कोई पॉलिसी नहीं रही। हमने उसको पिछले 2-3 वर्षों से चाहे एजुकेशन के लेवल पर वहां पे गांधी अध्ययन केंद्र शुरू हुए, योग अभ्यास केंद्र शुरू हुए, उसको लेकर हमने कुछ प्रयास किए। लेकिन मैं जब भी गया हूं वहां के विद्यार्थियों से मैंने बात की है, भारत को सुनते ही आपको कौन याद आता है? तो सबसे पहला नाम वो लेते हैं भगवान बुद्ध का, उसके बाद वो नाम लेते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर का, उसके बाद वो नाम लेते हैं डॉक्टर कोटनीस का। भारत के मेडिकल सिस्टम्स को लेकर बहुत आस्था चीन के सामान्य लोगों में है। भारत के डॉक्टर्स को, खास करके आयुर्वेद प्रणाली को बहुत आदर से, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम वो कहते हैं, उसको बहुत आदर से वो देखते हैं। इसके सिवा एक इम्पोर्टेंट नाम वो हमेशा लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर कोटनीस के बाद वो अटल जी का लेते हैं, अब मोदी का लेने लगे हैं। ये सारे नामों के अपने अपने कॉन्टेक्स्ट है और वो क्यों है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इवन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के जो आईटी एक्सपर्ट्स है, चीन ने हार्डवेयर में तो बहुत बड़ा विकास कर लिया, लेकिन आईटी सॉफ्टवेयर की जहां तक बात है इनको बहुत मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड खुला है। एक तरफ हमने अभी काउंटर एनसर्कलमेंट जिसको कहते हैं, चाइना जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको सबको लेकर भारत को घेरने की कोशिश में बहुत वर्षों से लगा हुआ, कुछ हद तक सफल भी रहा। वैसे ही आज हम मंगोलिया, जापान, कोरिया,
वियतनाम, फिलीपाइंस, थाईलैंड, ऑलमोस्ट म्यांमार तक हम वो भी काउंटर एनसर्कलमेंट में लगे हैं। हमने अभी उनका बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट भी बहुत हद तक रोकने में डिप्लोमेटिकली और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हम सफल रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी कमी है, हमने हमारी सॉफ्ट पावर को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया है, और वो सॉफ्ट पावर आती है इंटेलेक्चुअल पावर के साथ। चीन को यदि समझना है तो हमें कौटिल्य को समझना होगा। हम बहुत बार सुनजू को कर लेते हैं, सुनजू आर्ट ऑफ वॉर जो उन्होंने, लेकिन सुनजू ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। सुनजू ने एग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में सारी, उनका बेसिक प्रिंसिपल था डिसेप्शन। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको लिटरली फॉलो किया है, डिसीव द एनिमी। लेकिन कौटिल्य का जो सारा सिद्धांत था युद्ध का, वो सिद्धांत केवल युद्ध की स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो इकोनॉमिक वॉरफेयर था, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर था, वो इंटेलिजेंस का वॉरफेयर था, मिलिट्री वॉरफेयर तो था ही, और आज के संदर्भ में उसमें ऐड करें तो वो साइबर वॉरफेयर भी होता है। तो जब तक हम इस मल्टी लेयर्ड वे में चाइना के साथ जो सारा चल रहा है उसको नहीं देखते, तब तक हम 62 से आज स्थितियां बहुत बदली है। मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल विल बदला है, हमारा अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है वो बदला है, हमें हमारा ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, हमारा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बदला है। लेकिन ये होते हुए भी हम, मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिक लेवल पर लड़ाई चल रही है, उसको स्वदेशी आत्मनिर्भरता इसके साथ लड़ना ही होगा, हमारे इंटरनल पैरामीटर्स को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। चीन को जहां जहां से ये लाभ मिल रहे हैं उनको चेकमेट करने के सारे प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए हमारी मानसिकता भी बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक जो हमारा जो सॉफ्ट पावर है, जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल स्पिरिचुअल फील्ड से आता है, मेरा ये मानना है कि जिस दिन भारत के धर्मगुरु, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव, इनके जैसे डिप्लोमेटिक लेवल पर एफर्ट्स लेकर हम थोड़े से हमारे एम्बेसीज के थ्रू या और किसी माध्यम से वहां पे जाने लगेंगे, उनकी फॉलोइंग चाइना में बढ़ जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन वहां पे बहुत दिन नहीं चल पाएगा। हमारा हमारा कोई भी संघर्ष चीन की समाज के साथ नहीं है, कोई भी संघर्ष चीन की जो सभ्यता है उसके साथ नहीं है। हमारा जो संघर्ष है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुशासन है, केंद्र जो बना हुआ है एक पॉलिट ब्यूरो का, उसके साथ संघर्ष है। उस संघर्ष को ठीक से समझते हो, इस लाइन को ठीक से हमें डिवाइड करना होगा। और जो स्पिरिचुअल कल्चरल वैक्यूम जो चाइनीज सोसाइटी जो फील कर रही है, उसको भरने का यदि कोई काम कर सकता है तो वो भारत ही कर सकता है। फिर से एक मेरा उदाहरण दूंगा वहां के प्रवास के दौरान का, और अपनी बात को अभी के लिए विराम दूंगा। मैं जब वहां पे एक कुनमिंग के पास एक मंदिर में जाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया, तो पहले उन्होंने विरोध किया। वहां पे एक पहाड़ी पर, जैसे हमारे यहाँ पे जनरली सारे जो देवी के मंदिर होते हैं, माता विराजमान होती है तो कहीं पे पहाड़ी पर होती है, वो क्षेत्र कहा जाता है, उस पर चढ़कर जाना पड़ता है। तो वैसा ही वहां पे एक क्षेत्र है, और पहाड़ी में गुफा में वो देवी का स्थान है। जैसे मान लो जैसे शेर सवार होती है, लेकिन चेहरा जो है वो सारा चीनी है। मैंने उसके बारे में कहीं पढ़ा था कि कुनमिंग के पास है। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने, एक विद्यार्थी मेरे साथ दिया, वो मुझे लेकर वहां पे गए। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर, वी आर नॉट अलाउड टू गो एट सच प्लेसेस एंड प्रमोट सच प्लेसेस बिकॉज दिस इज अ कल्ट। वहां पे कल्ट, रिलीजन को कल्ट कहा जाता है, और कल्ट प्रैक्टिसेस इज अ क्राइम। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लॉज के हिसाब से कल्ट प्रैक्टिसेस इज अ क्राइम। तो मैंने कहा कि फिर तुम कैसे मेरे साथ आ गए, तो फिर वो हमारे सर ने अभी ये कहा तो इसलिए आया। फिर बाद में उसको क्या लगा पता नहीं, वो कहने लगा कि सर आपको लेकिन एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, वैसे तो खुलेआम कोई आता नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार वहां पे एक अगरबत्ती के जैसा एक लंबी स्टिक होती है,
वो स्टिक जलाने के लिए, लेकिन सारे विद्यार्थी एक बार कभी ना कभी परीक्षा से पहले यहाँ पे आ जाते हैं जरूर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैं वहाँ पे गया तो बहुत ही स्पिरिचुअली वाइब्रेंट स्थान था। गुफा में बना हुआ मंदिर था, इसलिए मैंने जूते चप्पल बाहर उतारे। वहाँ पे वो भी क्राइम माना जाता है, क्योंकि वो कल्ट ये माना जाता है। और मैं वहाँ पे नीचे पालथी लगाकर बैठ गया। 5-7 मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो एक बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी थी। तो उसने तुरंत उसको देखते ही मैं खड़ा हो गया। मुझे लगा क्या हो गया, अभी मुझे पकड़ने के लिए आए, क्या हुआ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का इंटेलिजेंस वहां पे कभी भी काम करता है। तो वो उसने मुझे पूछा, इंदु, क्योंकि वहां पे भारतीय जो होता है उसको इंदु नाम से ही कहते हैं। तो इंदु, तो मैंने सिर्फ मुंडी हिलाकर ऐसे ही कहा। और मैंने वो लड़के को देखा कि भाई वो मेरे साथ जो आया था वो है कि नहीं, तो वो पीछे कहीं खड़ा था। मैंने उसको बुलाया तो मैंने इंदु हाँ कहने के बाद वो बड़ी बुजुर्ग महिला थी, उसने तुरंत मेरे चरण छुए। वो आयु में बड़ी थी इसलिए मैंने इनके भी चरण छुए। मैंने उस लड़के को कहा कि इनको कहो ये आयु में मुझसे बड़ी है, और हमारे यहाँ पे बड़े जो आयु में होते हैं और ये तो महिला भी है, तो ये मेरे चरण नहीं छूने चाहिए। तो उस महिला ने उस लड़के को कहा कि इनको कहो मुझे पता है बड़े लोग जो है वो छोटे के पैर नहीं छूते हैं, लेकिन इनको बताओ। तो उन्होंने कहा कि इनको बताओ कि मैंने इनके छुए हैं, ये उस देश से आए हैं। उनको ये बताओ कि ये उस देश से आए हैं कि जिस देश ने पूरे विश्व को जो है वो धम्म सिखाया है, इसलिए उस मिट्टी को मैंने छुआ है। मैं तो पता नहीं मैं भारत नहीं जा पाऊंगी। उस मिट्टी, ये भावना अभी भी वहां के लोगों की है। उस भावना को एक्चुअली पॉलिसी लेवल पर अलग से पार्टी का गुरु, कम्युनिस्ट पार्टी का दमन जो है वो अपने आप टूट जाएगा। उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हम इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारे सभ्यताओं के संबंध को, सीमा पर जो चल रहा है उसमें सेना के पीछे खड़ा रहना और उसके तथ्यों को सामने लाना, ये एक हिस्सा है। आर्थिक लेवल पर समाज की और सरकार की जो लड़ाई चल रही है उसको लड़ना, ये दूसरा हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है तीसरा बड़ा जो हिस्सा है वो इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, जियो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो लड़ाई है उसमें अपनी भूमिका निभाना। मुझे लगता है कि पंचानद जैसे मंचों से इस लड़ाई में एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में जो हमें योद्धा के रूप में तैयारी करने के लिए इस तरह के मंथन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे इस मंच पर आमंत्रित किया और इतने देर तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ कि जो जो आप चाहते थे उसमें से कुछ मैं आपको दे पाया हूँ। इसके सिवा भी कुछ मन में आशंकाएं होंगी तो उस पर जरूर चर्चा कर सकते हैं। किसी के पास कुछ इनपुट्स है तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, तो वो भी सुन लूंगा। श्री प्रफुल्ल केटकर जी ने बहुत खूबसूरती से आज का विषय रखा और उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष चीन के समाज के साथ नहीं, सभ्यता के साथ नहीं, हमारा संघर्ष चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ है। वहाँ के लोगों की भावना अभी भी भारत के लिए बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर बीके कुटियाला जी से कि वे अपने अध्यक्षीय विचार रखें। सबको नमस्कार। प्रफुल्ल जी के लेख पढ़े या उनकी प्रस्तुतियां सुने और देखें तो हमेशा की तरह जानकारियां पूरी और विश्लेषण गहरा और कुछ सोचने के लिए करने के लिए बिंदु आपके लेखों में और उद्बोधनों में हम
हमको हमेशा ही मिलते हैं। और आज का उद्बोधन भी, जैसा कि आप सबको अनुभव हुआ ही होगा, एक नया पक्ष आपने रखा है, बड़ी समग्रता से रखा है। और मैं आजकल एक पुस्तक लगभग पढ़ चुका हूँ, और संयोग है कि ये पुस्तक भी चाइना के बारे में है। ये 1 साल पहले पुस्तक आई थी। इसका नाम है व्हाट चाइना एंड इंडिया वंस वर। चाइना, चीन और भारत एक समय में क्या थे, कैसे थे। इसमें चीन और भारत को 1300 से लेकर और 1600 तक के कार्यकाल में इन्होंने एक कंपैरिजन किया है। और उसके जो लेखक हैं वो बड़े मतलब लेखकों का जो ये विषय को चुनना, एक लेखक है शेल्डन पोलॉक। शेल्डन पोलॉक आज तक भारत के ये संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं, मगर ये भारत को हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं। भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के ग्रंथों को हमेशा ये दूसरे पक्ष की तरह प्रस्तुत करते हैं, जैसे विंडी डोनेगर करती थी। दूसरे हैं लेखक बेंजामिन एलमैन। ये चाइना के एक्सपर्ट हैं और चाइना के पक्ष में ही ये लिखते हैं। तो ये पुस्तक में एक जो महत्वपूर्ण बात 2 कही गई हैं, वो थोड़ा सा आपके ध्यान में ला रहा हूँ। एक, इन्होंने कहा कि जो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो दुनिया में आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, इनफैक्ट दैट वाज ए सेकंड मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज भारत और चीन और संस्कृतियों का जो उससे पहले एक बार बहुत ही उच्च कोटि का एक जीवन शैली उन्होंने बनाई थी, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों ही समाहित थी। तो इन ऑथर्स का, ये दोनों का कहना है कि ये जो यूरोप और पश्चिम का जो मॉडर्नाइजेशन है, ये सेकंड मॉडर्नाइजेशन है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक एडमिशन है वेस्टर्न स्कॉलर्स का कि भारत का प्राचीन जो समय था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। ये इसको अब धीरे धीरे पूरा विश्व मानने जा रहा है। इसमें एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें इन्होंने ये ऐसा केस बनाया है कि भविष्य का जो जगत होने वाला है, भविष्य की दुनिया होने वाली है, वो भारत और चीन के नेतृत्व में होने वाली है। और उसमें इन्होंने ये प्रयास किया एनालाइज करके कि चीन आगे होगा या भारत आगे होगा। और इसमें जो चीन का जो बेंजामिन एलमैन है, वो 2-3 जगह लिखता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दीज 2 कंट्रीज कैनॉट कम टुगेदर एंड क्रिएट ए न्यू ह्यूमैनिटी। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण चीज़ है हमको, जैसे कि प्रफुल्ल जी ने कहा, और एक कम्युनिस्ट रजीम और एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक कंपटीशन सा है। हमको इस बात का आभास होना चाहिए कि चीन भारत के बारे में सब कुछ जानता है, परंतु चीन का जो मीडिया है वो भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। प्रफुल्ल जी के पास कुछ जानकारी ऐसी हैं जो उन्हीं के पास हैं, वो उनको एक्सेस रहता है। तो चीन के बारे में आम आदमी की नॉलेज नहीं है, इसलिए चीन का मीडिया जो है, हमारे पास 1-2 इंग्लिश के चीन के न्यूज़पेपर हैं, उसी माध्यम से हमारे को मिलते हैं। मुझे लगता है कि एक पंचनाद जैसे संस्थानों को चाइना वॉच का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, जो चीन में हो रही घटनाओं को, जिसमें आम आदमी क्या सोचता है, आम चीनी आदमी क्या सोचता है, वहाँ पर जो आपने 21 एथनिसिटी बताई, उन एथनिसिटीज में आपस के डायनामिक्स क्या है, उनका आपस में संतुलन क्या है, उनमें समरसता कहाँ तक है, ये सब जब हम मिलेंगे तो हम चीन को ज़्यादा समझ पाएंगे, और चीन को ज़्यादा समझ पाएंगे तो चीन को मैनेज करने में हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। एक चीन के दूसरे एक्सपर्ट से 3-4 दिन पहले बात हो रही थी, उनका वो बड़े दूसरे तरह के सोच के व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि चीन का एग्रेशन बढ़ेगा आने वाले समय में,
वो हिमाचल में भी, हिमाचल के बॉर्डर पर भी कोई फ्रंट खोलने वाले हैं और धीरे धीरे वो एक्सपेंशनिज्म को, भारत को टारगेट करने वाले हैं और भारत को टारगेट करते करते वो पूरे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय चीन को पता है कि अगर भारत को आगे कर दिया तो आगे उसका प्रभुत्व समाप्त होने वाला है। चीन हर कोशिश करेगा कि भारत जो है वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे साधनों में प्रयोग करे जिससे कि वो अपना जो विश्व में स्थान है उसको प्राप्त करने में उसको डिले हो जाए। ऐसा मुझे लगता है कि एक अपनी, मैं जब चीन गया था शंघाई यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पर एक बार किस प्रकार से वहाँ पर सर्वेलेंस की जाती है, और हमारे देश में अगर वैसी सर्वेलेंस हो तो यहाँ पर इतना थोड़ी बहुत सर्वेलेंस पे भी इतना शोर मचता है। मैं और मेरी पत्नी वहाँ की एक ट्रेन, जो मेट्रो की तरह ट्रेन थी, उसमें जा रहे थे और गलती से क्या हुआ, एक स्टेशन पे मैं उतर गया और मेरी पत्नी नहीं उतर पाई। तो हुआ क्या था कि टिकट मेरे पास थे रेल के, और हमारे पासपोर्ट जो थे वो दोनों मेरी पत्नी के पास थे। हम दोनों ही घबराए, मैं भी घबराया, मेरी पत्नी भी घबराई हो गई कि अब क्या करेंगे। भाषा हमें, उनको अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं आती थी। मगर क्या हुआ कि एकदम से दो लोग साधारण वेश में मेरे पास आए और उन्होंने अगली ट्रेन पे मुझे चढ़ाया। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, अगली ट्रेन में मुझे चढ़ाया और अगले स्टेशन पर जाकर मैंने देखा तो वैसे ही ड्रेस के दो लोग जो है वो मेरी पत्नी के साथ खड़े थे और हम दोनों को उन्होंने मिला दिया। इसका मतलब है कि 15 के 15 दिन हम वहाँ रहे तो हम पूरी तरह से वहाँ सर्वेलेंस में थे। तो इस तरह के समाज को कितने दिन वो चला पाएंगे, ये भी एक प्रश्न सामने है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंटरनल जो डिससेटिस्फेक्शन चाइनीज जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी टूटती जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो रेड कैपिटलिज्म जो उस पूरे विश्व को देखने रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसलिए चाइना के जो हुक्मरान है वो उसको अपनी पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के चारों तरफ, कभी अमेरिका से, कभी वियतनाम से, कभी भारत से, वो इस तरह क्या झगड़े मोल लेते रहते हैं। कुल मिलाकर हमें ये समझना चाहिए कि झगड़ालू देश है ये, झगड़ालू देश है ये, बहुत बड़ी लड़ाई से डरता है। जब हमने इस समय इनको जवाब दिया तो वो पीछे हटा है, डरा है वो, परंतु वो उसकी प्रकृति झगड़ालू है, उसकी प्रकृति जो है अपने सीमा को बढ़ाने की है। भारत ने इस बार अब जवाब दिया है तो अब आगे जाने पर भी, मगर परंतु हमको ये भी एक उसके ट्रैप में फंसने का भी, हमें ट्रैप से भी फंसने का बचना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने डिफेंस की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान चला गया तो हमारे विकास की तरफ ज़रा ध्यान और हमारे रिसोर्सेज कम जाएंगे। इसलिए जैसा कि फूल जी ने बताया कि उनको चीन को समझना चाहिए, हमारा सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहिए और चीन के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने चाहिए, और चीन के आसपास के जो देश हैं उनको अपने साथ लेकर के और चीन को डिफेंसिव पे लाने की जरूरत है। हमने इस बार ऑफेंस किया है, चीन डिफेंस पे आया, परंतु एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में चीन डिफेंसिव होगा तो ये बात बनेगी। चीन बड़ा भाई नहीं है, ना ही वो कोई बुली है। ये आज के भारत ने उसको समझा दिया है। उसका पास्ट एक्सपीरियंस भारत के साथ कुछ और रहा होगा, मगर वर्तमान का उसका अनुभव जो है उसको समझ में आना चाहिए, और उस स्ट्रेंथ से जब हम चीन के साथ डील करेंगे तो ये समस्या कहीं ना कहीं हमारी हल हो जाएगी। बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो गई हैं तो ये समस्या भी हल होने वाली है। प्रफुल्ल जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से और बड़ा फोकस्ड एनालिसिस चीन का किया है, और मुझे लगता है कि हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और आगे कुछ सीखने के लिए हमारी जिज्ञासा भी बड़ी होगी। तो हम अलग अलग सोर्सेज से
इन विषयों को पढ़ें, लिखें और सबसे बड़ी बात है कि आपस में अपने वातावरण में अन्य लोगों के साथ इस बात की चर्चा करें जो जो प्रफुल्ल जी ने बताया है, उन तथ्यों को लेकर उनसे वार्ता करें, जिससे कि जैसे कि छाबड़ा जी ने प्रश्न पूछा वैसे प्रश्न आम आदमी के मन में ना आए और हमारी एक सकारात्मक और शक्तिशाली मानसिकता बने आम समाज की, तो फिर राष्ट्र भी शक्तिशाली होता है। राष्ट्र शक्तिशाली होता है, मानसिकता शक्तिशाली होती है, तो सरकारें तो शक्तिशाली होना उनके लिए लाजमी हो जाता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल जी का पंचनद शोध संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और पंचनद शोध संस्थान का जो रोहतक अध्ययन केंद्र है उसकी ओर से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये केंद्र भी अभिनंदन का पात्र है कि उन्होंने एक अच्छा विमर्श रखा और बहुत ही उपयुक्त वक्ता को बुलाया। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ठीक कहा कि हमें चीन को समझने की जरूरत है और चाइना वॉच की जरूरत है। मैं धन्यवादी हूँ श्री प्रफुल्ल केटकर जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इतनी खूबसूरती से आज का विषय रखा, और प्रोफेसर बीके कुटियाला जी जिनकी वजह से हमें इन प्रस्तुता को सुनने का मौका मिला और उन्होंने अपने अध्यक्षीय विचार बड़े खूबसूरती से रखे। और हमारे बीच रोहतक नगर के भी और प्रबुद्ध नागरिक और हरियाणा के दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से भी कई प्रबुद्ध नागरिक जुड़े हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम व्यास जी, श्री सुभाष आहूजा जी, श्री रविंद्र सक्सेना जी, ईश्वर दत्तगी जी जिनको हम नहीं सुन पा रहे, उनका भी, श्री नंदलाल गिरधर जी, प्रोफेसर वजीर नेहरा और बाकी सबके नाम मैं पहले ही ले चुका हूँ। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।